मुकदमा लंबा क्यों चलता है? क्योंकि भारत में झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। गवाह तो ऐसे मिल जाते हैं कि आप केवल माल पानी फेंको। कोर्ट में आपको गवाह ले जाने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड गवाह कोर्ट में खड़े रहते हैं। यहीं अपने कोल्हापुर की कोर्ट में आप हत्या करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, केवल पैसा होना चाहिए, उसमें गवाह की जरूरत नहीं है। आपको वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील आपके अपराध के हिसाब से आपका रेट होगा। चोरी लूट झपटमारी किए हैं तो 10,000 रुपये में गवाह मिल जाएगा। ड्रग स्मगलिंग वगैरह किए हैं तो 50-60 हज़ार में गवाह मिल जाएगा। हत्या बलात्कार किए हैं तो 1 लाख रुपए में गवाह मिल जाएगा। 2 गवाह चाहिए होता है, 2 लाख रुपए दे दो, 2 गवाह रेडी। ना आपने गवाह को देखा ना गवाह आपको देखा, और एफिडेविट पे लिख के देगा इनको पिछले 20 साल से जानता हूं। तो झूठी गवाही बंद, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। और मुकदमा लंबा क्यों चलता है? जज साहब माल पानी लेके डेट देते रहते हैं। जब मैं कहता था न्याय बिकता है तो कोई मानता नहीं था। इस बार होलिका माता ने हमारी मांग मान लिया। पहले मैं कहता था न्याय बिकता तो लोग मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब तक आंखों से देखेंगे नहीं तब तक कहीं सुनी नहीं माने। इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में होलिका माता ने होली के दिन नोटों को बंडल में आग लगा दिया। बोलो देख लो, ये हाई कोर्ट के जज हैं और 10 बोरा मिला, 15 बोरा मिला, उसकी तो बात ही समझ में नहीं आ रही कितने बोरे मिले। लेकिन ये 10 बोरा था या 15 बोरा था, ये किसी अच्छे व्यक्ति ने तो नहीं दिया होगा, या तो किसी आतंकवादी ने दिया होगा, या तो किसी ड्रग स्मगलर ने दिया होगा, या किसी अलगाववादी ने दिया होगा, या ह्यूमन जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों को बेचते हैं, उन्होंने दिया होगा। अरे गरीब आदमी, आम आदमी के पास 10 बोरी नोट मिलेगी क्या किसको देने के लिए? अगर किसी व्यापारी ने भी दिया होगा तो भी अब्दुल करीम तेलगी जैसा होगा। ईमानदार व्यापारी तो नहीं दे देगा 10 बोरी नोट। क्यों देगा भाई? जो आदमी सही पे है वो क्यों देगा? तो इसलिए जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर फैसले से स्पष्ट हो गया कि आपने माल पानी दे के फैसला दिया है तो आपको सजा मिलेगी, और वैसे सजा मिलेगी जैसे नॉर्मल भ्रष्टाचारी को मिलती है। दुर्भाग्य देखिए, नोटों का बोरा मिल गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जब एफआईआर ही नहीं हुई तो जांच कैसे होगी? जब जांच नहीं होगी तो सजा कैसे होगी? और जब सजा नहीं होगी तो जजों के मन में खौफ कैसे आएगा? उनको लगता है वो कानून के ऊपर है, माइलाड़ है एकदम। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में राष्ट्रपति को कह रहा है 3 महीने के अंदर फैसला करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभी तक ये नहीं कहा इस भ्रष्ट जज के खिलाफ एक एफआईआर करो। आवाज उठाइए। इसीलिए कहता हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, अपने सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित की समस्या, उसका मूल कारण, उसका स्थायी समाधान लिखने के लिए करिए। कितनी बार ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होता है उसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि जज ने नादानी में दिया है या जज बहुत होशियार है, माल पानी लेके दिया है। फैसला पढ़ के समझ में आ जाता है। लेकिन आपके पास क्या रास्ता है? आपके खिलाफ पार्टी ने अच्छा पैसा दे दिया, एकाध बोरी दे दिया, आपके खिलाफ फैसला ले लिया, आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। आप लड़ो। अब कहां लड़ो? हाई कोर्ट में लड़ो। और हाई कोर्ट में 5 बोरी दे दिया तब क्या? सुप्रीम कोर्ट में लड़ो। और इतना आप लड़ोगे तो आपके साथ गवाह कोई टिकेगा क्या? ओ गवाह सबूत के अभाव में छूट जाएगा। ये हो रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि हमने न पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए पुलिस चार्टर लागू किया, न जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू किया, न हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, न हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठी चार्जशीट को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठा फैसला देने को गंभीर अपराध घोषित किया। तो पुलिस भी बेलगाम और जजेस भी बेलगाम।
अभी कल परसों खबर आई थी, उत्तर प्रदेश में एक थानेदार अपनी बुलेट ठीक कराने गए। ठीक कराने के बाद उस गरीब आदमी ने बोला साहब पैसे दे दो। उसके ऊपर इतनी धारा लगा दिया कि 25 साल के बाद बेचारा वो बेगुनाह साबित हुआ। क्या गलती थी? अरे बुलेट ठीक किया था, पैसे मांग रहा था। यह दिमाग 7वें आसमान पे क्यों है? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जो अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है। वही कानून चल रहा है जिस कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। वही कानून चल रहा था जिस कानून का उपयोग करके वीर सावरकर को काला पानी दिया गया था। वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। चूंकि कानून वही चल रहा है, अंतर यह हुआ जो पुलिस पहले अंग्रेजों के इशारे पर नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पर नाचती है। सत्ता चाहे आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले ले, उत्तर प्रदेश में हो रहा था। सपा की सरकार में आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो रहा था। ऐसा ही कानून चाहिए क्या हमें? और हम बात करते हैं हम तो सिंगापुर को टक्कर देंगे, अमेरिका को टक्कर देंगे, किसको किसको टक्कर देंगे। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। भारत में कानून का राज है, तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, और कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, याद रखिएगा। हॉस्पिटल बहुत अच्छी हो और डॉक्टर अच्छे ना हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हॉस्पिटल अच्छी हो, डॉक्टर भी अच्छे हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। हॉस्पिटल भी अच्छा, डॉक्टर भी अच्छा, दवाई भी अच्छी, लेकिन दवाई टाइम पे नहीं दिया तो बीमारी अच्छी ठीक होगी क्या? अच्छा, डॉक्टर भी अच्छे, लेकिन हड्डी वाला डॉक्टर आंख का इलाज कर रहा है, आंख वाला डॉक्टर पैर का इलाज कर रहा है, गले वाला डॉक्टर जो पेट का ऑपरेशन कर रहा है, आदमी मरेगा या जिंदा रहेगा? भारत में यही तो हो रहा है। मंत्री बनाते समय क्या देखा जाता है? किस कास्ट का है? मंत्री बनाते समय यह नहीं देखा जाता कि जिसको हम शिक्षा मंत्री बना रहे हैं ये शिक्षक बनने लायक है कि नहीं, टीटी क्वालिफाई करने लायक है कि नहीं। अभी इसके पहले बिहार में कानून मंत्री बना। जब कानून मंत्री शपथ लेने को हुई तो बेचारा शपथ ही लेने नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट घोषित डिक्लेयर कर रखा था। वो भगोड़ा था, पुलिस उसको ढूंढ रही थी और उस कानून मंत्री उसको डिक्लेयर कर दिया। फिर बाद में उसको पुलिस पकड़ के लाई, बोले शपथ ले लो। जिस पुलिस को पकड़ के उसको जेल में डालना था, वो पुलिस उसको पकड़ के लाई, बोली साहब शपथ ले लो, आज से आप माननीय हो, सलाम। ऐसे भारत महान बनेगा क्या? ऐसे नहीं बनेगा। महान भारत तो तभी बनेगा जब, मैंने कहा ना, आंखों का डॉक्टर आंखों का इलाज करे, कान वाला कान का इलाज करे, किडनी वाला किडनी का इलाज करे, हड्डी वाला हड्डी का इलाज करे। जब तक उस पर चर्चा नहीं हो रही। भारत में मुकदमा लंबा चलने के कारण फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई अपराध ही नहीं है। मथुरा में विद्या देवी 30 साल तक लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं। क्यों? उनके पड़ोसियों ने उनको कागज में मार दिया था। मथुरा की रहने वाली विद्या देवी के भाई नहीं था, तो पिताजी ने 15 बीघे जमीन विद्या को दान कर दिया। विद्या की शादी हो गई अलीगढ़ में। शादी के बाद चली गई, पड़ोसियों ने क्या किया? अच्छा, विद्या देवी की मां 77 में मर गई, 75 में मर गई। विद्या देवी की मां विद्या देवी को 15 बीघे जमीन देने के बाद 75 में मर गई। ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 95 यानी मरने के 20 साल के बाद उनके पड़ोसियों ने विद्या देवी को जिंदा कर दिया, उनकी मां को जिंदा कर दिया। विद्या की मां कब मरी थी? 75 में। पड़ोसियों ने, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो ने मिलके जिंदा कर दिया उनको 95 में। और 95 में जिंदा किया, और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं, इनको 95 में मार दिया। समझ रहे हैं आप?
मां मर गई 75 में, उसको जिंदा किया 95 में, और विद्या देवी जो मरी है 2025 में, इनको मार दिया 95 में, सेम टाइम में। मतलब विद्या देवी को मारा और मां को जिंदा किया, और 15 बीघे जमीन अपने नाम करा लिया। और 30 साल तक विद्या देवी लड़ती रही, मैं जिंदा हूं जिंदा हूं जिंदा हूं, सिद्ध नहीं कर पाई और मर गई। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के दम पे भारत सुरक्षित बनेगा क्या? इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के दम पे हम भारत को महान बना पाएंगे क्या? और सब परेशान हैं, व्यापारी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट से परेशान है। जयपुर के अग्रवाल साहब अपना मकान छुड़ाने के लिए 40 साल लड़े। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, आए तो बेचारे हमारा वीडियो देखते होंगे, हमको पहचान लिया, बोले अश्विनी जी मैं जयपुर का हूं, क्या? हमने कहा क्या तकलीफ है? बोले 40 साल से अपना मकान खाली कराने के लिए लड़ रहा हूं, आज फैसला शायद हो जाएगा। बाद में फैसला मिला। हमने कहा कि कितना किराया मिला था? बोले जितना किराया मिला था उसका 100 गुना वकीलों को दे चुका हूं, और 40 साल लड़ा हूं और अलग से। और हम कह रहे हैं हम भारत को कहां कहां बना देंगे, क्या क्या कर देंगे। कैसे बनेगा भारत सुरक्षित? क्यों लोग यहां के पलायन कर रहे हैं? क्यों हमारी यंग जनरेशन अमेरिका जा रही, लौटना नहीं चाहती? हमारी यंग जनरेशन सिंगापुर जा रही, लौटना ही नहीं चाह रही है। क्योंकि सबको सुरक्षा चाहिए, सबको मानसिक शांति चाहिए। भारत में अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, तो बाहर से एफडीआई लाने की जरूरत नहीं है। यहीं के व्यापारी 2% जीडीपी बढ़ा देंगे, यहीं की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। ये जो इंस्पेक्टर राज चल रहा है, जो लूट चल रही है, जो लाइसेंस देने के नाम पे जो दुनिया भर का ड्रामा चल रहा है, आराम से 2% जीडीपी बढ़ सकती है। लेकिन बढ़ेगी तब जब आप डिमांड करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे, कुछ सांसद इसको संसद में उठाएंगे, कुछ विधायक इसको विधानसभा में उठाएंगे, कुछ जज इसको सुप्रीम कोर्ट में बोलना शुरू करेंगे, तब होगी। लेकिन उधर तो कुछ हो ही नहीं रहा। न खबर पालिका इसको कभी डिबेट करती है ऐसे विषयों पे, न न्यायपालिका में इस पे चर्चा होती है, न विधायिका में चर्चा होती है। संसद विधानसभा में शेरो शायरी ज्यादा होती है, कविता पाठ ज्यादा होता है। आदमी परेशान किस चीज से, उससे नहीं चलता। और मैं तो देखता हूं आप लोगों को भी कविता पाठ ही अच्छा लगता है। वो फलाने वाले ने क्या डायलॉग मारा, वो फलाने नेता ने क्या शायरी पढ़ी, वो फलाने वाले, मतलब आपको भी तू मैं अच्छा लगता है, आपको भी आरोप प्रत्यारोप अच्छा लगता है, आपको नूरा कुश्ती अच्छी लगती है, आपको बतौलेबाजी अच्छी लगती है, आपको तू चोर मैं सिपाही वाला खेल अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो सप्लाई हो रहा है। डेमोक्रेसी में जो डिमांड होती है वो सप्लाई होती है। जौनपुर जिले में एक केस चल रहा है 10 बीघे जमीन का, 1985 से 40 साल बीत चुके हैं। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि 2 वसीयत में से कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब होती, एक दिन में पता चल जाता किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। झूठा आधार बन रहा है 2-2 हजार रुपए में। क्यों? झूठा आधार बनवाना और झूठा आधार बनाना गंभीर अपराध नहीं है। 2000 रुपए में राशन कार्ड बन जा रहा है। क्यों? फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। 3 से 4000 रुपए में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जा रहा है। क्यों? फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध नहीं। और ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा संबंध है। यहां 6 करोड़ घुसपैठिए इसलिए आ गए क्योंकि यहां घुसपैठ वाला कानूनी सड़ा हुआ है। यहां 6 करोड़ घुसपैठिए इसलिए आ गए, बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर 2000 में आधार बनवाते हैं, 2000 में कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना देता है, नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है, तहसील वाला दलाल 2000 रुपए में उनको राशन कार्ड बना के दे देता है, आरटीओ ऑफिस वाला दलाल 3 से 4000 रुपए में उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो कोई पार्षद प्रधान का चुनाव लड़ने वाला उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। 15,000 रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्या क्या बन गए? भारतीय। 1 साल में 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं।
चूंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनका जो कार्ड भी बनता है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला है, तो प्रधानमंत्री जो मुफ्त वाला मकान है उसके पात्र बन जाते हैं। जनधन खाता में अपना अकाउंट खोल लेते हैं, हर महीने किसान सम्मान निधि लेना शुरू कर देते हैं, मुद्रा लोन लेना शुरू कर दिया, सारा कारोबार। तो हमारा कानून घुसपैठ को बढ़ा रहा है, हमारी न्यायिक व्यवस्था घुसपैठ को बढ़ा रही है, घुसपैठियों को भगा रही। जोर से बोलिए जरा, बढ़ा रही, घुसपैठ को प्रमोट कर रही। रुकेगा कैसे? आवाज उठाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, हम सब ने बहुत मेहनत किया, डॉक्टर बदल गया, क्या हुआ? महाराष्ट्र से घुसपैठिए भागना शुरू हो गए क्या? जोर से बोलिए जरा। महाराष्ट्र में लव जिहाद बंद हो गया क्या? महाराष्ट्र में ड्रग्स जिहाद बंद हो गया क्या? महाराष्ट्र में जनसंख्या विस्फोट बंद हो गया क्या? नहीं, क्योंकि डॉक्टर बदले हैं, दवाई नहीं बदली है। और बीमारी दवाई ठीक करती है, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए अगर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। 5 करोड़ मुकदमों में से 2.5 करोड़ तो अपने आप वापस हो जाएंगे, अपने आप ले लेंगे, भैया ऐसा में मुकदमा लड़ना ही नहीं। जैसे ही कोई आदमी थाने में शिकायत करने जाए उससे अंडरटेकिंग ले लो। मैं जानता हूं कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है, पकड़े और झूठ पकड़ी गई तो हमें 10 से 20 साल सजा होगी। कोई आदमी झूठी शिकायत करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे ही पुलिस वाला जांच करे, वो जो चार्जशीट दाखिल करता, फाइल करता, उसके नीचे अंडरटेकिंग हो, मैंने पूरी अपने मनसा वाचा कर्मणा अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, मैंने इसमें कोई झूठे तथ्य नहीं रखे हैं और मुझे पता है कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। पुलिस वाले डरेंगे कि नहीं डरेंगे? गवाही देने वाले से एफिडेविट लेना शुरू कर दिया जाए। मुझे पता है झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है, और अगर मैं पकड़ा गया, मेरी जो गवाही झूठी हुई तो मुझे 10 से 20 साल सजा होगी। कोई झूठी गवाही देगा क्या? जब झूठी गवाही देगा नहीं तो फैसला इतना, मुकदमा इतना लंबा क्यों चलेगा? इतनी तारीख पे तारीख चलेगी नहीं। ये जो झूठी वसीयत बनती है, झूठी विरासत बनती है, झूठा एज सर्टिफिकेट, झूठा इनकम सर्टिफिकेट, सारा कुछ फर्जी। क्यों? क्योंकि यहां हम राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं है। कभी हमने जस्टिस विद इन ईयर के बारे में सोचा ही नहीं। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली आतंकवादी पकड़ा गया, उससे पूछा तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ साहब रेकी किया। सोचो आतंकवादी कितना ईमानदार है वहां पे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। आप लोग गूगल करिएगा, अमेरिका 2 शर्ट चोरी 25 साल सजा। 2 शर्ट चोरी करने पे कितनी सजा और कैसे? चोरी की सजा 5 साल है, चोरी रिपीट कर दिया तो डबल सजा, और चोरी को अगर एडमिट नहीं किया, झूठ बोल दिया तो 10 साल और। पहला शर्ट चुराया 5 साल, दूसरा शर्ट चुराया 10 साल, टोटल कितने हो गए? 15 साल। उससे पूछा शर्ट चोरी किया था क्या? बोला शर्ट नहीं चोरी किया। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब में ले गए, झूठ पकड़ा गया, पता चला इसने तो 2 शर्ट चुराया, तो 10 साल झूठ बोलने वाला। कितनी सजा हो गई टोटल? 25 साल। यहां 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाला में, आदर्श घोटाला में, पता नहीं A to Z दुनिया भर के घोटाले, नेशनल हेराल्ड वाला केस तो भगवान जाने एकदम पूरा बीरबल की खिचड़ी हो गई, बड़ी पकी नहीं रही हो। तो ये होता है कानून का खौफ, ये होता है कानून का खौफ। हमारे यहां तो आए दिन चिट फंड स्कैम होते रहते हैं, डबल करने का ऑफर देते हैं, बेचारे लूटे जाते हैं। सुब्रत राय सहारा 16 लाख लोगों को चिट फंड का ऑफर देके चले गए ऊपर। सुब्रत राय सहारा को 16 साल की भी सजा नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने सुब्रत राय सहारा की नकल किया था, 16,000 लोगों का डबल का ऑफर देके गायब हो गया। 1,40,000 साल सजा हुई है। जोर से बोलिए 1 लाख। कभी गूगल करिए, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो पता चलेगा अमेरिका में सजा कैसी होती है। 3,000 साल, 4,000 साल, 5,000 साल, 8,000 साल, 12,000 साल, 16,000 साल, ऐसे सजा होती है। हमारे एक तो कानून सड़े हुए,
और ऊपर से जज क्या मनमानी कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों में नियम है कि जो सजा होगी अलग अलग चलेगी। मतलब 5 आपने अपराध किया, 5 धाराओं में सजा हुई, तो पांचों धारा की सजा एक साथ नहीं चलेगी, बल्कि पहले एक की सजा, फिर दूसरी की सजा, फिर तीसरी की सजा, फिर चौथी, ऐसे चलती है। तो कहने का मतलब, मान लो आपने 5 धारा में अपराध किया और हर धारा में 5 साल की सजा है, तो अमेरिका में 25 साल की सजा होगी और भारत में 5 साल की सजा होगी। कैसे? हमारे यहां जजों को पावर दिया है, वो चाहे तो डिसाइड करें कि सजा कॉन्जेक्टिव होगी या कॉन्करेंट होगी, एक साथ चलेगी, अलग अलग चलेगी। अब खेल यहीं पे हो जाता है। जब भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो वकालत करते हैं, जैसे ही वो खड़े होते हैं तो सजा अलग अलग चलने की बजाय क्या हो जाती है, एक साथ। और इसी के वो एक्सपर्ट हैं, इसी के लिए वो बड़े वकील कहलाते हैं, क्योंकि जज को हमने खुद ही पावर दिया है। आधा खेल तो जज इसी में कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारी सजा हम एक के बाद एक कर देंगे, अगर एक साथ सजा कराना है तो आ जाओ कोठी पे। ये चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने उसको चैलेंज किया है कि जजों को जो पावर दी गई है बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा वकील खड़ा हो जाए तो एक साथ सजा चलेगी, छोटा वकील खड़ा हो जाए तो अलग अलग चलेगी। और कितने लोग फर्जी केसेस में, प्रयाग के विष्णु तिवारी के ऊपर झूठा SC ST का केस लगा दिया, झूठा बलात्कार का आरोप लगा दिया, बेचारा 20 साल जेल में सड़ गया, शादी विवाह हुई नहीं, 18 साल का जेल में गया था, बाहर आया 38 साल का, बच्चा होके, युवा होके जेल में गया, बाहर निकला तो प्रौढ़ हो गया, शादी, माँ बाप खत्म हो गए, इकलौता लड़का, 38 साल में शादी कौन करेगा? 20 साल के बाद जेल से आया, कोई शादी करेगा क्या? और जनरेशन खत्म हो गई। तो हम भारत में लगातार घट क्यों रहे? इस घटिया कानून के कारण। 5 लाख लोग हर साल, 5 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। या तो ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती है, और या तो सड़क पे गड्ढा है। सड़क पे गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती उसका भी मूल कारण है भ्रष्टाचार, क्योंकि उसको घर बैठे बैठे DL मिल गया। और भ्रष्टाचार का मूल कारण, जोर से बोलिए जरा, घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। हम लगातार घट रहे हैं, उस घटने में इसका योगदान है। हम लफ्ज़-ए-हाथ के कारण घट रहे हैं, घटने का मूल कारण घटिया कानून। हम धर्मांतरण के कारण लगातार घट रहे हैं, घटने का मूल कारण घटिया कानून। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हम रेशियो लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, मूल कारण जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं। 6 करोड़ घुसपैठियों ने आके पूरा यहाँ पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कर दिया है, मूल कारण कानून घटिया है। भारत में 50% समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर करप्शन खत्म हो जाए, और करप्शन खत्म करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दुनिया की 20 देशों में तो लोग घूसखोरी जानते ही नहीं है। दुनिया के 20 देशों में कमीशन खोरी, दलाली नाम की चीज वो समझते नहीं है, उनको लगता है ये क्या है। भारत में जो स्कूल बनता है वो किसी पार्टी के पैसे से बनता है या टैक्स के पैसे से बनता है? जोर से बोलिए। टैक्स के पैसे। किसके टैक्स के पैसे से? एक आदमी ने बोला, बाकी लोग टैक्स नहीं देते क्या? और जो सरकारी स्कूल में टीचर अपॉइंट होता है उसका वेतन कौन देता है? आप। और आपका बच्चा कहां पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल। स्कूल आपने बनवाया, हर महीने वेतन आप दे रहे हो, और फिर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल। क्यों? एजुकेशन माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। आखिर क्या कारण है? अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में जिनका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और भारत में जिनका प्राइवेट में नहीं होता है वो सरकारी में पढ़ाते हैं। क्यों? अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलती तब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और यहां जब प्राइवेट में बेड नहीं मिलेगी तब गवर्नमेंट में जाएंगे। हॉस्पिटल किसने बनवाया? आपने। डॉक्टर को पैसा किसने, डॉक्टर का वेतन कौन दे रहा है? आप। और इलाज कहां कराते हो आप? प्राइवेट में। क्यों भैया?
ये तो राम की धरती है, ये तो कृष्ण की धरती है, ये तो महावीर की धरती है, तो गौतम बुद्ध की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। इतनी अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि ये जो व्यवस्था है ऐसे ही है, पूरी दुनिया ऐसे ही चली। पूरी दुनिया ऐसे नहीं चल रही। हमने सोचना समझना बंद कर दिया, हमने आवाज उठाना बंद कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आवाज उठाइए, जुडिशियल चार्टर लागू करने के लिए आवाज उठाइए, पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाज उठाइए, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आवाज उठाइए। मतलब शिक्षक बनने के लिए एमए बीएड और ऊपर से टीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब बनेगा आदमी प्राइमरी का टीचर। और शिक्षा मंत्री, जोर से बोलो जरा। अरे अभी एक राज्य की शिक्षा मंत्री अपनी ओथ ही नहीं पढ़ पाई, दोबारा उनको फिर से ओथ करानी पड़ी। जब वो शिक्षा मंत्री बन गई तो जो वहां बाबू बैठे हैं, जो अल्टीमेटली सचिव तो आईएएस होगा ना, वो क्या करेगा? दिन भर वो भी लूट करेगा और थोड़ा थोड़ा उसमें मंत्री जी को भी देता रहेगा, लूट का हिस्सा देता रहेगा। यही तो करेगा जब मंत्री को खुद ही नहीं पता एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता। स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए उसमें देखना पड़ेगा इस वाले कास्ट का, इस वाले कास्ट का। अच्छा आप जरा सोचिए, समाज हर चीज में क्वालिटी चाहिए, आपको हर चीज में क्वालिटी चाहिए। टीचर जाति वाला नहीं चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए। डॉक्टर जाति वाला नहीं चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए। मोची जाति वाला नहीं चाहिए, मोची अच्छा चाहिए। धोबी जाति वाला नहीं चाहिए, धोबी अच्छा चाहिए। हर जगह अच्छा अच्छा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जिसको देश चलाना है, जिसको देश बनाना है, जिसको कानून बनाना है, जिसको व्यवस्था को देखना है, जिसको देखना है कि भारत जापान में क्या अंतर है, भारत सिंगापुर में क्या अंतर है, भारत अमेरिका में क्या अंतर है, वो देश हमसे आगे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं, यहां अराजकता क्यों है, उनके लिए कोई सिस्टम ही नहीं, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, कोई मैक्सिमम एज नहीं। वो आदमी क्लर्क नहीं बन सकता लेकिन वित्त मंत्री बन सकता है। तो जब वो वित्त मंत्री बनेगा तो कैसे चलाएगा डिपार्टमेंट? फिर तो उसको जो डिपार्टमेंट वाले बाबू हैं उसको बुद्धू बनाते रहेंगे, नचाते रहेंगे अपने इशारे पे, और नाच रहे हैं अपने इशारे पे। आपके महाराष्ट्र के एक दो लोगों को तो मैंने देखा संसद में शायरी पढ़ते नहीं पढ़ते। मतलब उनको शायरी पढ़ने के लिए आप उनको वेतन देते हैं, आप उनको भत्ता देते हैं, आप उनको चार्टर्ड प्लेन देते हैं, आप उनको फ्री एयर टिकट देते हैं, आप उनको फ्री रेल टिकट देते हैं, आपने उनके पीछे सिक्योरिटी लगा रखी है, सब कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? शायरी पढ़ने के लिए। आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठाएंगे देश बदलेगा नहीं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं बदलाव होगा जब तक समाज नहीं उठेगा, और फिर यहीं कहीं रहेंगे। और धीरे धीरे आप देख लीजिएगा हमारा सारा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। आप ही के बच्चे यहां नहीं रुकेंगे। हमने तो अपने दो बच्चों को ला करा के लिए सुप्रीम कोर्ट ही रोक लिया, वो तो हम उनको कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। हम जो काम छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप ही के बच्चे नहीं रुकेंगे। एमबीए करने भेज देंगे, बीटेक करने, इंजीनियरिंग करने भेज देंगे, लौट के नहीं आने वाले। वो बोले अरे नहीं आ नहीं रहना, हम कहीं और ही काम करेंगे। इसका समाधान जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घूसखोरी कमीशन खोरी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, दलाली बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, नशा तस्करी, मानव तस्करी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगी, कालाबाजारी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, सड़क माफिया, ड्रग माफिया, रेल माफिया, ये सारे माफियाओं का कारोबार खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो लोग थाने पे जाने पे डरेंगे नहीं। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, अपराध 50% अपने आप कम हो जाएगा। हमारे देश में पुलिस बढ़ाई जा रही है। पुलिस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कानून का खौफ पैदा करने के लिए है। जो लोग स्विट्जरलैंड के कहीं गए होंगे उनको पता होगा, स्विट्जरलैंड में पुलिस 5 डे वर्किंग करती है। सैटरडे संडे वहां थाने छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे बस ऐसे कहीं कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस वाले मिलेंगे। वो इसलिए मिले हैं कि भारत वाले घूमने आए होंगे, कहीं भूल भाल गए तो इनको रास्ता बता दें। 5 डे वर्किंग।
8-8 घंटे की ड्यूटी। हमारे यहां कानून इतना सड़ा हुआ है, कानून सड़ा हुआ है तो मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा है, मुकदमों की संख्या ज्यादा है, कानून सड़ा हुआ है, कानून का खौफ नहीं है, तो कोई चेन स्नेचिंग कर रहा है, कोई मोबाइल स्नेचिंग कर रहा है, कोई कुछ छीन रहा है, कोई कुछ छीन रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, कोई झपटमारी कर रहा है, कोई भाड़े पे हत्या कर रहा है, कोई हथियारों की तस्करी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पुलिस के पास इतना काम पड़ा हुआ है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए तो मुकदमा कम हो जाएगा। मुकदमा कम हो जाएगा, जो 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं 8-8 घंटे ड्यूटी करेंगे। जरूरत क्या है? ये जज कह रहे हैं हम तो फाइलों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। अरे क्यों दबे जा रहे हो? जस्टिस विद इन ईयर लागू करो। राष्ट्रपति अगर 3 महीने के अंदर फैसला दे सकती हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज 3 महीने में फैसला नहीं कर सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। हाई कोर्ट के जज नहीं कर सकते क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते क्या? तो बस आपसे आग्रह यह है, ऐसे विषयों को लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, चर्चा करना शुरू करिए और महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से मिलना शुरू करिए। अल्टीमेटली दवाई कहां बनेगी? या तो विधानसभा में या तो लोकसभा, संसद में। थोड़ी बहुत जो दवाई सुप्रीम कोर्ट में बन सकती है उसके लिए हम लोग हैं, मैं हूं, हरिशंकर जैन है, विष्णु जैन है, हम लोग वहां पे अपनी अपनी दवाई बनवा रहे हैं।